पीएम मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया है। इससे जुड़ी खबरें भी हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हिमाचल की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। धर्मशाला में ओपीएस बहाली पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ की ओर से सीएम के लिए आभार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम सुक्खू शामिल हो सकते हैं। यह रैली धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होने वाली है और इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली से सीधे धर्मशाला आने का कार्यक्रम है और रैली के बाद फिर दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो ओपीएस बहाली पर धन्यवाद का ये प्रोग्राम है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इसका आयोजन किया है और हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू भी सीधे दिल्ली से धर्मशाला के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज के दिन कहा जा रहा है कि ओपीएस आभार रैली जो है उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू भी दिल्ली से आएंगे, लेकिन क्या कुछ खबर अभी तक मिल पा रही इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए विशाल, निश्चित तौर पर ये वो आभार रैली है जिसके लिए इन कर्मचारियों की ओर से जो है इलेक्शन के दौरान जब चुनाव होने थे हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले एक माहौल बनाया गया था और साल भर पहले इतना बड़ा माहौल बनाया गया था कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और इसी पर कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन अगर हिमाचल प्रदेश में हुआ है और मिशन रिपीट अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है तो वो इन्हीं एनपीएस के मुद्दे पर नहीं कर पाई है, ये कहा जाता है और कहा जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली, उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने पहला अगर कोई फैसला लिया तो वो यही था कि जो एनपीएस की जो थी वो बहाली की थी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है वो बहाली कर दी गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1,35,000 के करीब जो कर्मचारी है पूरे हिमाचल प्रदेश के, पूरे 12 के 12 जिलों के, वो आज कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों से कूच कर चुके हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति बहुत दूर क्षेत्र है कांगड़ा से और इसके अलावा जो है भरमौर बहुत दूर का क्षेत्र है। तो इन तमाम सारे जनपदों से जो है जो भी कर्मचारी हैं वो सबके सब धर्मशाला के लिए कूच कर चुके हैं और धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में इसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बाकायदा यहां के जो स्थानीय देवता हैं इंद्रनाग देवता, उनकी भी कल जो है पूजा अर्चना कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की ओर से की गई थी वैसाल, क्योंकि यहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बीते कल भी आंधी और तूफान आया था जिसकी वजह से उन लोगों ने जो पंडाल तैयार कर रखे थे वो भी जो है वो उड़ गए थे। तो उसके मद्देनजर देखते हुए उन लोगों ने जो वो स्थानीय देवता की शरण ली थी और उनका यह दावा था कि आज मौसम साफ रहेगा और निश्चित तौर पर आज हम लोग देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से मौसम साफ है और यही उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये प्रोग्राम हो नहीं जाता है तब तक मौसम साफ ही रहने वाला है। और हाँ, बड़ी बात तो ये है क्योंकि इस जो रैली है, आभार रैली, इस रैली में जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से उनको 11:30 बजे तक पहुंचने का समय उनका दिया गया है। जो प्रस्तावित है उनका दौरा कांगड़ा का, वैसे भी वो कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर हैं इन दिनों। तो वो जो मुख्यमंत्री हैं वो कब तक पहुंचते हैं, इसी पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि देहरा में भी इसी तरह का प्रस्तावित उनका दौरा था, लेकिन वो हैदराबाद चले गए थे और उसके बाद फिर उनको आने में बहुत देरी हो गई थी और 2-2:30 बजे के करीब देहरा में पहुंचे थे। तो वहां भी लोग इंतजार करते रहे थे सुबह से। तो यहां भी ये देखना होगा कि क्या कर्मचारियों को बिल्कुल विचित्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? ये आभार रैली जो है कितनी देर में बाकायदा शुरू होगी और कितनी देर तक ये रैली चलेगी? देखिए विशाल, हम एक बात तो कह सकते हैं क्योंकि आभार रैली है, बहुत दूर दूर से लोग जो है बीते कल से ही कूच कर चुके हैं। तो लोग तो पहुंचने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, 10 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर लोग कर्मचारी उमड़ने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन जो जिस मुख्य अतिथि का मुख्य इंतजार यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जो है वो आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री का वहां पर भाषण होगा, उससे पहले पदाधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। जो भी सेरेमनी के दौरान जो रहता है वो तमाम सारी औपचारिकताएं जो रहती हैं वो सब होगी। तो अगर मुख्यमंत्री जल्दी पहुंच जाते हैं तो कार्यक्रम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के बीच में ही जो है वो सिमट जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं तो देरी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे तक जो है ये रैली मुकम्मल हो जाएगी। और अगर मुख्यमंत्री जल्दी आ जाते हैं तो, और अगर मुख्यमंत्री थोड़ा सा देरी से आते हैं तो फिर यही रैली जो है वो 3 से 4 बजे तक में भी सीमित हो सकती है।
बिल्कुल विचित्र। इस रैली की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी जो वादा था कांग्रेस ने उस वादे को पूरा किया है, और एक जो उत्साह है जो कर्मचारियों में जिन्हें ओपीएस का फायदा एक तरह से मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार का आभार इसके जरिए से जताना चाह रहे हैं। और जो दूसरे सेक्टर्स के जो कर्मचारी हैं वो भी अब चाहेंगे कि उन्हें भी ओपीएस का फायदा एक तरह से मिले आने वाले दिनों में। विशाल, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ना, जैसा मैंने कहा है कि चुनावों से पहले ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में बन चुका था, और इन कर्मचारियों का सीधा सीधा जो है वो इनकी एक ही मांग थी कि ये लोग जो है उसी राजनीतिक दल का जो है वो समर्थन करेंगे जो राजनीतिक दल जो है उनकी मांग का समर्थन करेगा। तो निश्चित तौर पर उस वक्त जो है कांग्रेस उनका सीधा सीधा समर्थन कर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 कह दिया था कि ओपीएस बहाली नहीं हो सकती, क्योंकि इससे जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार पर, हिमाचल प्रदेश पर जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री ने आने के तुरंत बाद ये कहा है कि हर हिमाचली जो है वो 92,000 के बोझ तले दबा हुआ है। तो ऐसे में जो है फिर भी जो है ओपीएस की बहाली की जा रही है, और इस पर जो है बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, केंद्र सरकार ने ये कह दिया हुआ है कि अगर ओपीएस की बहाली जो भी स्टेट करेगा तो जो भारत की केंद्र सरकार है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर रखी है एनपीएस की कटौती के तहत, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विचित्र, ये एक गवर्नमेंट के लिए एक तरह से एक चैलेंज भी है। ओपीएस की बहाली कर दी गई और उस पर अब आभार रैली भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज जरूर है। विचित्र, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई खबर है, शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्रों की कम संख्या के मद्देनजर 90 स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया है। इसमें 20 मिडिल स्कूल, 34 हाई स्कूल और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। तो कई सेक्टर इससे पहले और कई ऑर्गेनाइजेशन सरकार की तरफ से बंद की गई हैं, और स्कूलों को लेकर बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस में छात्रों की संख्या कम होगी उन्हें डिनोटिफाई कर दिया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और अब ये कदम सरकार ने एक तरह से उठाया है, 90 स्कूलों को डिनोटिफाई सरकार ने किया है। कितना बड़ा इसका नुकसान होगा या इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसी पर हम हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। विचित्र, सरकार ने तो कदम उठा लिया, 90 स्कूल और कॉलेजेस को जो है एक तरह से डिनोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। देखिए अबू, अगर हम लोग देखें तो इम्पैक्ट तो खैर इसका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में ये जो स्कूल खोले गए थे, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, या चाहे वो फिर मिडिल स्कूल हो, ये उन क्षेत्रों में खोले गए थे जहां पर जो है शिक्षा की लौ अभी भी जो है वो बहुत कम पहुंच रही है। बच्चे जो ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है, और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफी है वो बहुत रफ एंड टफ है, यानी बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं, दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां से लोग जो है वो छोटी उम्र होने के चलते जो है बच्चों को दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यानी मैट्रिक और +2 करने के बाद या 10वीं करने के बाद बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, वो अगले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है इस तरह के स्कूल जो है वो पूर्व की सरकार ने खोले थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने तुरंत जो है सबसे पहले तो पिछले जो जितने भी 9 महीने में जो फैसले पूर्व की सरकार ने लिए थे, पूर्व की जयराम सरकार ने, उनके तहत जो है वो 900 जो संस्थान थे उनको बंद कर दिया, इसलिए ये कह के कि बिना बजट के ये संस्थान जो है वो खोल दिए गए थे। उसमें से 302 स्कूल थे अबू, अगर हम लोग देखें। और इस बार भी अभी भी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो शिक्षा विभाग को ये कहा गया था कि उन स्कूलों का हवाला दे जहां पर जो है वो संख्या कम है, और संख्या का ये हवाला दिया गया था कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 से कम नहीं होने चाहिए, मिडिल जो हाई स्कूल है उसमें 20 से कम नहीं होने चाहिए, और जो मिडिल स्कूल है उसमें 15 से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे स्कूलों की संख्या जो है वो 250 के करीब शिक्षा विभाग की ओर से जो है वो हिमाचल सरकार के स्पुर्द की गई थी। लेकिन हिमाचल सरकार ने जो प्राइमरी या प्रीलिमिनरी जो फैसला अभी लिया है वो 90 स्कूलों का लिया है, उसमें जो है वो 36 यानी 36 के करीब जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और 34 के करीब जो है वो हाई स्कूल है, और 20 के करीब जो है वो मिडिल स्कूल है। उसमें सबसे ज्यादा अगर स्कूलों की संख्या हम लोग देखते हैं तो वो मंडी में करीब 30 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें से जो है 6 जो है वो मिडिल स्कूल है,
और इसी तरह से इसी क्रमानुसार जो है जो हाई स्कूल हैं वो भी इस तरह से उन्होंने बंद किए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा असर जो है वो मंडी में पड़ा है, क्योंकि मंडी के बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां से बच्चे जो हैं, जहां पे कुछ स्कूल अपग्रेड भी हुए थे अबू, लेकिन वो स्कूल जो है वो बंद हुए हैं। तो निश्चित तौर पर असर तो पड़ेगा, क्योंकि 15 से संख्या कम है या 20 से 25 से संख्या कम है तो वो बच्चे अब कहां जाएंगे, क्योंकि उनकी एडमिशन जो है वो इन स्कूलों में हो चुकी थी। अब वो बच्चे जो है वो निश्चित तौर पर अगले कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में तो जाने वाले नहीं है। तो उन पेरेंट्स के सामने, उन अभिभावकों के सामने भी ये चिंता का सबब बन चुका है। तो अब आगे आने वाले समय में भी इस पर जो है मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही संस्थान बंद हुए थे तो सदन में भी जब सेशन हुए हैं, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो उसके बाद फिर बजट सत्र हो, उसमें भी जो है वो हंगामा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस मौके पर भी अपोजिशन एक तरह से हमलावर होगा और अपोजिशन इस मुद्दे को एक तरह से जोरों शोर से विचित्र आने वाले दिनों में उठा सकता है। हालांकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपना फायदा या नुकसान एक तरह से देख रही है कि सरकारी खजाना बिल्कुल खाली है और उस तरह से उसकी भरपाई किस तरह से की जाए। लेकिन इन तमाम पॉलिटिक्स के बीच में छात्रों का नुकसान ना होने पाए, इस पर नजर जरूर सरकार की रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल से जानकारी देने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से की मांग। एनआईए की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। यासीन मलिक 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद काट रहा है। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे नीति आयोग की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अरुण कुमार मेहता लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में लद्दाख के एलजी भी होंगे शामिल। किश्तवाड़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार। चीनी ग्रेनेड बरामद। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। G20 जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए है एक पहल। खीर भवानी मेले की भक्ति और उल्लास के साथ शुरुआत। कश्मीरी पंडित आज जम्मू से तुलामुला गांदरबल पहुंचे। 28 मई को खीर भवानी मेले में भाग लेने के लिए उत्साहित। माता खीर भवानी मेले के लिए सरकारी इंतजाम संतोषजनक। भाजपा महासचिव अशोक कौल का बयान। सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। डल झील में बड़ी संख्या में मरी हुई पाई गई मछलियों की मौत थर्मल स्ट्रेफिकेशन के कारण हुई। हजारों मरी हुई मछलियों को पानी पर तैरता देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में तेलंगाना से आए पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गंडोला फेज में लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे पर्यटक। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। पर्यटक परिवार ने समय पर मदद के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन। लोगों ने सराहा। कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चिड़वाल में लूट में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 40,000 नकद, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 23 राउंड, 5 मोबाइल और धारदार हथियार भी किया गया बरामद। सीआरपीएफ की 14 बटालियन बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 787 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बद्दी में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कराकर आगामी जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान छोटेलाल निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। पुलिस को इस आरोपी के पास से नशे के रैकेट को लेकर बड़े खुलासे की उम्मीद है।
का नाम जो है छोटे लाल है, उससे जो हमारी टीम ने जो है 787 ग्राम जो गांजा है वो बरामद किया है। और इस व्यक्ति को जो है जो गांजा बरामद करके जो है इसके अगेंस्ट जो है पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा जो है सेक्शन 15 के अंतर्गत जो है FIR दर्ज कर दी है और अब इससे आगे जो है इसके सोर्स का जो है पता लगाया जाएगा। इंदौर विधानसभा की उप तहसील ग्रंथ में सिद्ध पीठ श्री बाबा कयालू महाराज का विशाल महादंगल का आयोजन 3 जून से 6 जून को होगा। इस दंगल में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के साथ विदेशी पहलवान भी जौहर दिखाने आने वाले हैं। इस विशाल दंगल में कुल इनाम 1 ट्रैक्टर, 1 ऑल्टो कार, 6 से 11 मोटरसाइकिल, 151 बाल्टोहिया, 700 गागरे, 2 LED, 2 साइकिल और नकद पुरस्कार भी शामिल है। दंगल हो रहा है ये हर साल की तरह इस बार ये दंगल 3, 4, 5 और 6 जून को हो रहा है। इस दंगल की तैयारियों में हम कम से कम 3 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। सभी काम देखा होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सभी को बुलाकर जानकारी लेते हैं। 3 तारीख को हमारा जो दंगल होगा वो स्पेशल हिमाचल के लड़कों के लिए होगा, उसमें सिर्फ हिमाचल के लोग। किन्नौर में राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने ग्राम पंचायत कटगांव में कहा कि बागवानी मिशन के तहत किन्नौर में 50 करोड़ रुपए खर्च कर किसानों और बागवानों को 20 लाख पौधे आवंटित किए जाएंगे। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि से निर्मित होने वाले संपर्क मार्ग सड़क शंगू से कारबा वाया चमरशो का शिलान्यास किया और युवक मंडल शांगो से पंचायत स्तर पर होने वाले सामुदायिक कार्यों के आवश्यक सामानों की खरीद के लिए स्वैच्छिक निधि से 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। बागवानी बोर्ड के द्वारा जो स्कीम आज से 5-6 साल पहले सैंक्शन हुआ था, बीजेपी की सरकार उस स्कीम को कर नहीं पाई। आज हमने कुछ दिन पहले जो है केंद्र से जो बागवानी बोर्ड के अधिकारी आए थे उनके साथ बैठक करके हमने जो है HPMC और मार्केटिंग बोर्ड को उसमें शामिल करके ये 50 करोड़ का स्कीम हमने ले लिया है किन्नौर के लिए। इसमें किन्नौर में 20 लाख जो है उत्तम क्वालिटी के जो है सेब के पौधे हम जो है यहाँ पर देंगे। साथ में लोगों को चाहे CA का स्टोर है, चाहे अन्य सुविधाएं हैं बागवानी से, इस प्रोजेक्ट के तहत हम जो है अभी करने जा रहे हैं। मन्नी के रघुनाथ का पधर में हिमाचल प्रदेश का सरकारी क्षेत्र का पहला और इकलौता नशा निवारण केंद्र बीते 1.5 वर्षों से संचालित हो रहा है। केंद्र के नोडल ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने बताया कि उनके पास अधिकतर मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें युवा चिट्टे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। अभी तक उपचार करवा कर गए लोगों में 60% चिट्टे की गिरफ्त वाले थे और 40% शराब की लत वाले थे। एडमिट होने वाले लोगों को दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी, योगा, मेडिटेशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों के सेशन करवाए जाते हैं ताकि इन्हें नशे की लत से दूर रखा जा सके। हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा जो है एडोलेसेंट एज के लड़के हैं जो कि चिट्टे में ग्रस्त हैं और दूसरे और भी अलग अलग टाइप के नशे कर रहे हैं, जिसमें खासकर अल्कोहल है, जिसमें हमारे जो है 40+ जो है ज़्यादा एज वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको जो है वो काउंसलिंग थेरेपीज देते हैं, जिसमें उनको मेन रहता है उनका मोटिवेशनल थेरेपीज है। उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ सोचें, अपना जो लक्ष्य है उनका ज़िंदगी का मेन, जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहें उसकी तरफ वो सोचें, उसकी तरफ कार्यरत हों। ठीक है, और ये जो नशे की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद की है उसकी तरफ अपने नशे से नज़रिया बदलें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ अपना नज़रिया बनाएं। तो बंदा ये सब बर्बाद कर देता है, रिलेशनशिप घर वालों के साथ। यहाँ तो बहुत बढ़िया है जी, सरकारी है, गवर्नमेंट है, खाना पीना सब बढ़िया, गेम्स खेल लो, एक्टिविटी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलो, टीवी देखो, सवेरे योगा होता है, एक्सरसाइज होती है ना जी, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग होती है, पूरा समझाते हैं। ये जो है ये 20 बेडेड की यहाँ कैपेसिटी है, ये सिर्फ मेल्स के लिए ही बना है, मेल्स पुरुषों के लिए ही बना है और हिमाचल का पहला जो है सरकारी क्षेत्र का ये नशा मुक्ति केंद्र है। और
नए भारत की नई संसद का उद्घाटन समारोह चल रहा है, जिसके पहले चरण में नए संसद भवन की विधिवत पूजा की गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। यहां पीएम मोदी ने पूजा के बाद संतों से आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लॉन्ज, एक पुस्तकालय, कई सीमित कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल मौजूद है। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। तो आज सुबह हमने देखा कि देश को नया संसद भवन मिला है और नए संसद भवन की जो तस्वीरें हैं वो भी देश के सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका बाकायदा उद्घाटन किया है और सेनेगल को भी इस नए संसद भवन के परिसर में स्थापित किया है। पीएम मोदी ने पूरी विधान के साथ इसकी ओपनिंग की गई है। इसका एक तरह से जो नई इमारत है उसका इफ्तिताह पीएम मोदी ने किया है। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, विधि विधान के साथ सेनेगल स्थापित किया गया और इसके अलावा खास बात यह रही कि सर्वधर्म प्रार्थना का भी यहां पर आयोजन किया गया था। तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह पीएम मोदी ने देश को नया संसद भवन की जो इमारत है वो एक तरह से समर्पित की है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, विधि विधान के साथ सेनेगल स्थापित किया गया और सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। तो ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस में क्या कुछ खास है, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सेनेगल था वो सौंपा था और इस मौके पर इसमें काम करने वाले जो कारीगर थे उनको भी पीएम ने सम्मानित किया था। तो पीएम मोदी आज एक बार फिर मन की बात करने वाले हैं। उनका ये कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होने वाला है। ये मन की बात का 101वां एपिसोड है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के साथ बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्य पीएम मोदी के मन की बात का एपिसोड पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग GM बालयोगी ऑडिटोरियम में सुनने वाले हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट